Hello बच्चों, welcome to this amazing platform of Physics Wala. This is Nancy Della and today we will discuss the fourth lecture of reproductive health. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था वेरियस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसके अंदर हमने आर्टिफिशियल मेथड्स को डिस्कस किया था। आर्टिफिशियल मेथड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, जिसके 3 टाइप्स हमने पढ़े थे, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज एंड हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज। उसके बाद हमने पढ़ा ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर जिसको सिंपली पिल्स बोलते हैं। डोसेज के बारे में देखा कि कब टैबलेट्स ली जाती हैं, और हमने इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल्स के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा परमानेंट मेथड के बारे में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर का सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट था वो हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, और आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड इनफर्टिलिटी के बारे में। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। एंड आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और टाइमली डीपीपी सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम अपने लेक्चर के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करने वाले हैं वो हम देखते हैं। तो एमटीपी, सबसे पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में देखेंगे, और इनफर्टिलिटी के अंदर हम देखेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर, आईयूटी, जिफ्ट, गिफ्ट, इक्सी और आईयूआई के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आपका 1 मार्क में, 2 मार्क में, एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी पूछ सकते हैं और आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग बनाइए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एमटीपी। ठीक है, तो आइए मेरे साथ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम देखते हैं क्या होती है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, देखो नाम ही अपने आप में मतलब समझा रहा है प्रेगनेंसी, या फिर आप सिंपली क्या बोल सकते हो, एमटीपी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मतलब क्या है। देखो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, देखो टर्मिनेशन का मतलब है कि कुछ चीज टर्मिनेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज टर्मिनेट हो रही है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना। मेडिकल वर्ड मतलब क्या डिनोट करता है, अंडर द मेडिकल सुपरविजन। ठीक है, यानी कि जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करना अंडर मेडिकल सुपरविजन, उसको हम बोलते हैं एमटीपी, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यहां पर लेडी अपनी मर्जी से अबॉर्शन करा रही है, और इसलिए एमटीपी का दूसरा नाम है वॉलेंट्री अबॉर्शन या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है, वॉलेंट्री अबॉर्शन, इंड्यूस्ड अबॉर्शन या फिर इंटेंशनल अबॉर्शन भी आप कह सकते हैं। और अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो पूरे साल में जितनी भी लेडी प्रेग्नेंट होती हैं उसमें से कम 45 to 50 मिलियन लेडीज अंडरगो एमटीपी। ठीक है, तो ये जो डेटा है आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है और ये आपने ध्यान में रखना है। ऑलराइट, तो एक होता है स्पॉन्टेनियस एमटीपी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमटीपी का मतलब क्या है, यानी कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, सॉरी नॉट एमटीपी, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी हो गई है, इम्प्लांटेशन भी हो गया है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है, और आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। ठीक है, अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी, प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं हो पाएगी। तो स्पॉन्टेनियस जो अबॉर्शन है वो एमटीपी के अंदर नहीं आती। तो एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो चलिए सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यानी कि इंटेंशनल, ठीक है, इंटेंशनल या फिर वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एमटीपी। और इसका दूसरा नाम है ऑल्सो नोन एज, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऑल्सो नोन एज
इंड्यूस्ड एबॉर्शन, ठीक है, इंटेंशनली जो लेडी है वो अबॉर्ट करा रही है। पहले ये राइट मतलब फादर और मदर दोनों को दिया जाता था, लेकिन यानी कि लेडी ही प्रेगनेंसी को सस्टेन करेगी, तो अब ये जो राइट है अबॉर्शन कराना है या नहीं कराना, ये सिर्फ किसका हक है, ये सिर्फ लेडी का हक है, यानी कि मदर का हक है। आप देखो ऑल्सो नोन एज इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इंटेंशनल या फिर वॉलेंट्री अबॉर्शन। और आपके एनसीईआरटी में जो डेटा गिवन है हम वो लिख लेते हैं स्टार मार्क करके। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर मैं बात करूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि 45 to 50 मिलियन एमटीपी पर ईयर, ठीक है, हर साल कितनी एमटीपी कंडक्ट की जाती हैं? ऑल ओवर द वर्ल्ड 45 to 50 मिलियन एमटीपी कंडक्ट पर ईयर, ठीक है, एमटीपी कंडक्ट पर ईयर। और ये किसके इक्वल है? इट इज अराउंड 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी, यानी कि पर ईयर जितनी भी प्रेगनेंसी हो रही है उसमें से 1/5 जो है वो एमटीपी कंडक्ट हो रही हैं, ठीक है, यानी कि 45 to 50 मिलियन जो एमटीपी है वो पर ईयर कंडक्ट की जा रही हैं, जो कि 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा खासा एक नंबर है। आप देखो एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में होता क्या है कि जो ऑलरेडी इम्प्लांटेड एम्ब्रियो है या फिर फीटस है उसको इजेक्ट आउट किया जाता है थ्रू वेजाइना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑलरेडी एम्ब्रियो इम्प्लांटेड है यूट्रस के अंदर, अगर ये प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन में नहीं हुआ तो यूट्रस के अंदर भी इन्फेक्शन के चांसेस है, ठीक है, और ये जो इन्फेक्शन के चांसेस है ये फैलोपियन ट्यूब तक भी पहुंच सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर एबॉर्शन हुआ है तो फैलोपियन ट्यूब किसी रीजन से ब्लॉक हो गई है या फिर यूट्रस के अंदर कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो गया है कि फर्दर लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अगर प्रेग्नेंट हो गई है यानी कि इम्प्लांटेशन वहां पर नहीं हो सकती। आपको पता है इम्प्लांटेशन होती है वो कहां पर होगी, वो यूट्रस के अंदर होगी। ऑलराइट, तो यानी कि अगर एबॉर्शन प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन में नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हैं। वो इन्फेक्शन यूट्रस के अंदर भी हो सकता है, वो इन्फेक्शन फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी हो सकता है। अगर अनफॉर्चुनेटली फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई तो फर्दर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्री के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं अबॉर्शन को लेके। इंडिया के अंदर भी 1971 से पहले एमटीपी इलीगल था, ठीक है, लेकिन फिर भी अबॉर्शन हो रहे थे, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, यानी कि इम्प्रॉपर जो भी अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से अबॉर्शन हो रहे थे, जो भी लेडी है क्वैक्स, जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर से अबॉर्शन करा रही थी, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट काफी बढ़ गई थी। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए 1971 के अंदर इंडिया ने एमटीपी को लीगल किया और एक एक्ट बना जिसको हम बोलते हैं एमटीपी एक्ट 1971। और ऐसा नहीं है कि कोई भी लेडी अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो अपनी मर्जी से अगर उसको अबॉर्शन कराना है तो किसी भी हॉस्पिटल में जाके वो बोल सकती है कि मुझे एमटीपी कंडक्ट कराना है। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो एक तो हम देखेंगे कि एमटीपी हो रही है और मैंने आपको अच्छा सा नंबर लिखवाया है कि ये 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी होती है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन तो कंट्रोल हो रही है भैया, पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है, लेकिन ये मेन मोटो नहीं है, ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है एमटीपी का, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, ठीक है, तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर हम देखेंगे कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एमटीपी का। मेन ऑब्जेक्टिव एमटीपी का है बच्चे की जो भी इन्फेक्शन अनप्रॉपर अनहाइजेनिक कंडीशन से हो रहे थे उनको रोकना,
ठीक है, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव आता है एमटीपी का। तो एक बार हम ये लिख लेते हैं, इंडिया ने लीगल किया एमटीपी को, ठीक है, और कब किया ये भी हम लिखेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 ईयर यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? एक तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, एक तो कब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ, और दूसरा एमटीपी कब लीगल हुआ। ऑलराइट, तो ये दोनों के दोनों आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ ताकि मुझे ये लगे कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 के अंदर इंडिया ने लीगल किया, ठीक है, अंडर किसके अंडर? एक एक्ट बना जिसको हम बोलते हैं एमटीपी एक्ट 1971, ठीक है। एमटीपी एक्ट 1971 के अंदर इंडिया ने लीगलाइज किया, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना, जी नहीं, ठीक है। अगर पॉपुलेशन रोकनी है तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर सकते हैं। लेडी प्रेग्नेंट तभी हो अगर वो चाहती है बच्चा, अदरवाइज एबॉर्शन बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, चाहे वो इन्फेक्शन यूट्रस के अंदर हो या फिर वो इन्फेक्शन फेलोपियन ट्यूब के अंदर। और बहुत सारी कंट्रीज को इलीगल भी मानती हैं क्योंकि एक लाइफ को किल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सही नहीं है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू रिड्यूस इन्फेक्शन एंड MMR का मतलब क्या है? अब आपको पता होना चाहिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। क्या होना चाहिए? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ऑलराइट। यानी कि टू रिड्यूस द इन्फेक्शन एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट caused by improper अनहाइजेनिक एमटीपी, जो भी अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनको पूरी नॉलेज नहीं होती और वो अबॉर्शन करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी इन्फेक्शन होते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ लीगल नहीं है तो इलीगल तरीके से अबॉर्शन कराए जाएंगे, और वही जो मेन रीज़न है बहुत सारी इन्फेक्शन का, ठीक है, कि किसी से भी जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर से अबॉर्शन करा रहे हैं या फिर कोई भी क्वैक्स उनसे अबॉर्शन करा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट काफ़ी बढ़ गई थी। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए क्या बनाया बच्चे? इसी को रिड्यूस करने के लिए लीगल एक्ट बनाया, इसको लीगलाइज किया, जिसको बोला गया एमटीपी एक्ट 1971। ऑलराइट, मैंने इसका ऑब्जेक्टिव भी लिख दिया है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर्स कब परफॉर्म कर सकते हैं एमटीपी को, ठीक है। और ये एमटीपी कब करें? जब तक मतलब ये सेफ रह सकती है। ऑलराइट, कब किस वीक तक, जब तक एमटीपी परफॉर्म करें तो ये मदर के लिए सेफ है। अब हम ये डिस्कस करते हैं सबसे पहले, तो ये सेफ कब तक है, ठीक है। तो इट इज सेफ अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। एमटीपी कब तक सेफ है? एमटीपी सेफ है अप टू, एमटीपी इज सेफ अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। और ये हम कब से काउंट करते हैं? जब लास्ट पीरियड का फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग है, उससे हम ये काउंट करते हैं कि एमटीपी सेफ रहती है अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन ये 20 वीक्स तक भी परफॉर्म की जाती है। उस केस में ये प्रॉपर कंसेंट लिया जाता है मदर का भी, और डॉक्टर्स भी डिसाइड करते हैं, और 2 डॉक्टर्स के साइन चाहिए होते हैं उसके लिए। ऑलराइट, तो एमटीपी सेफ अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, और ये परफॉर्म भी की जाती है अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन उसमें कंसेंट चाहिए होता है और डॉक्टर्स की ज्यादा परमिशन चाहिए होती है। तो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देख लिया कि इट इज सेफ अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कब से काउंट करते हैं ये भी हमने देख लिया कि जब लास्ट पीरियड आया है उसका फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग से हम ये काउंट करते हैं। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि व्हेन डॉक्टर कैन परफॉर्म एमटीपी, व्हेन डॉक्टर
कैन परफॉर्म एमटीपी। ठीक है, डॉक्टर एमटीपी कब परफॉर्म कर सकता है, अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले मेन रीजन क्या है, अगर अनप्रोटेक्टेड कैजुअल क्वाइटस की वजह से प्रेगनेंसी हुई है तो। ठीक है, सबसे पहला रीजन लिख सकते हैं हम यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड कैजुअल इंटरकॉर्स की वजह से प्रेगनेंसी हुई है, या फिर प्रेगनेंसी हुई है ड्यू टू रेप, या फिर हम क्या डिस्कस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एमटीपी और कब परफॉर्म की जाती है, या फिर हम लिख सकते हैं इफ continuation of pregnancy is harmful for continuation of pregnancy। अगर प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू करे मदर तो उनके लिए वो हार्मफुल है, इसलिए भी डॉक्टर एमटीपी परफॉर्म कर सकता है। इफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी लीड्स कैन कॉज हार्म टू मदर। ठीक है, एक तो ये हो गया, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, और डॉक्टर कब एमटीपी परफॉर्म कर सकता है, इफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी फीटल टू एम्ब्रियो। ठीक है, इफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी फिटल टू एम्ब्रियो, या फिर आप लिख सकते हो चाइल्ड, या फिर आप लिख सकते हो फीटस। ठीक है, या फिर किसी फीटस को कोई जेनेटिकल डिजीज हो, या फिर आपको पता है कि अप टू द 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी सारे के सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं बच्चे के, या अगर सोनोग्राफी कराई है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3rd मंथ में करानी, क्योंकि डॉक्टर ये चेक कर सकता है कि सारे के सारे ऑर्गन ढंग से बने हैं या नहीं। अगर जस्ट सपोज किडनी ही नहीं बनी है ढंग से, अगर ब्रेन ही नहीं बना है ढंग से, तो वो ज़्यादा और कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी डॉक्टर्स एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट, तो और एक लास्ट हम लिख सकते हैं फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, अगर कोई कपल कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहा है और कोई फेल्योर हो जाता है, यानी कि जब सपोज ब्रेकडाउन हो जाता है कॉन्डम का, या फिर वो लेडी पिल्स यूज कर रही है और इन केस वो पिल भूल गई है लेना और उसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी हो गई है, तो ये सारे के सारे रीजंस हैं उस जब एक डॉक्टर एमटीपी को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो पहला रीजन अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, या फिर प्रेगनेंसी हुई है ड्यू टू रेप, या फिर फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन हुआ है, या फिर ये जो प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू की तो ये मदर के लिए भी हार्मफुल है, और अगर ये प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू की मदर ने तो ये फीटस के लिए हार्मफुल है। और हम ये भी देख सकते हैं कि फीटस अमीनोसेंटेसिस की टेक्निक यूज करके कि फीटस को अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो सपोज अगर हीमोफीलिया है या फिर डाउन सिंड्रोम है, तब भी एमटीपी डॉक्टर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे रीजन है व्हेन डॉक्टर कैन परफॉर्म एमटीपी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एमटीपी का क्या मतलब, कैसे डॉक्टर एमटीपी को परफॉर्म करते हैं। तो यानी कि ये जो एमटीपी है ये मेडिकेशन की मदद से भी हो सकती है। ठीक है, अगर 9 वीक की प्रेगनेंसी है, ठीक है, अप टू द 9 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, तो मेडिकेशन की मदद से एमटीपी कंडक्ट की जाती है। अगर प्रेगनेंसी 14 वीक 16 वीक्स की है, ठीक है, अगर ज्यादा की है अगर प्रेगनेंसी, और तब डॉक्टर परफॉर्म करता है एमटीपी थ्रू सर्जिकल मेथड्स। ऑलराइट, जिसके अंदर वैक्यूम एस्पायरेशन किया जाता है, सक्शन प्रेशर की मदद से फीटस को और प्लेसेंटा को इजेक्ट आउट किया जाता है। तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ऑलराइट, तो जो मेडिकेशन है एमटीपी के लिए वो क्या क्या है। ठीक है, मेडिकेशन क्या क्या मेडिकेशन है एक बार हम ये देख लेते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेडिकेशन है RU486, या फिर इसको हम बोलते हैं मिनी प्रिस्टोन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बच्चे, एंटी प्रोजेस्टिन पिल होती है। ठीक है, एंटी
प्रोजेस्टिन पिल होती है। आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, तो एंटी प्रोजेस्टिन पिल क्या करेगी, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम कर देगी और जिससे कि एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाएगी। और सेकंड अगर मैं बात करूं तो क्या रीजन होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स दिए जाएंगे ताकि ये कॉन्ट्रैक्शन करा सके यूट्रस की। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। ठीक है, जब यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जो भी फीटस है ऑलराइट वो इजेक्ट आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना। तो ये जो मेडिकेशन है, दूसरा अगर मैं मेथड की बात करूं तो दूसरा है सर्जिकल मेथड। ऑलराइट, ये तो मेडिकेशन मेथड है। जो सेकंड मेथड है इसको हम बोलते हैं बच्चे सर्जिकल मेथड। ऑलराइट, इट्स नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बट स्टिल नॉलेज के लिए हम पढ़ लेते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड के अंदर क्या होगा बच्चे, सर्जिकल मेथड के अंदर वैक्यूम एस्पायरेशन होगा। ठीक है, यानी कि सक्शन प्रेशर की मदद से प्लेसेंटा एंड फीटस को इजेक्ट आउट कर लिया जाएगा। ऑलराइट, और ये प्रॉपर ओटी के अंदर होता है। ऑलराइट, जो मेडिकेशन है ये मेडिकेशन कब तक किया जाता है, अप टू 9 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अप टू 9 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी अगर 9 वीक तक है तो अबॉर्शन हो सकता है इन मेडिकेशन की मदद से। ऑलराइट, अगर मोर देन 9 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी और मेडिकेशन से अबॉर्शन नहीं पॉसिबल तो सर्जिकल मेथड डॉक्टर्स यूज करते हैं। मोर देन 9 वीक्स या फिर 14 वीक्स या फिर 16 वीक्स की प्रेगनेंसी हो तो, 16 वीक्स की प्रेगनेंसी हो तो। ऑलराइट, तो ये था पूरा का पूरा एमटीपी की कहानी। ऑलराइट, एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि वॉलेंट्री लेडी अबॉर्ट कराना चाहती है, जिसको हम इंटेंशनल अबॉर्शन या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन जो भी इम्प्रॉपर अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से एमटीपी कंडक्ट हो रहे थे जो कि इन्फेक्शन कॉज करते थे और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, उसको कम करने के लिए इंडिया ने 1971 के अंदर एमटीपी को लीगल किया अंडर एमटीपी एक्ट 1971। ऑलराइट, और इसका मेन मोटो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना नहीं है। मेन जो मोटो है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है एमटीपी का वो क्या है, इसको जो भी इंफेक्शन जो कॉज हो रहा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना। ये मेडिकेशन की मदद से भी हो सकता है, ये सर्जिकल मेथड की मदद से भी हो सकता है, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। ऑलराइट, और अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं ये कब तक एमटीपी सेफ है, एमटीपी सेफ है अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर इससे ज्यादा वीक की प्रेगनेंसी हुई और लेडी अबॉर्ट कराना चाहती है तो वो क्यों डेंजरस है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ऑलराइट, तो होमवर्क क्या है, आपका थोड़ा सा सर्च करना, आपको पता चल जाएगा। अगर इससे ज्यादा वीक की प्रेगनेंसी है, ठीक है, वो तो ठीक है, सर्जिकल मेथड से अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, वाई इट्स सेफ अप टू द 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इससे ज्यादा की वीक की अगर प्रेगनेंसी हुई तो लेडी ने अबॉर्ट कराना चाहा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों वो सेफ नहीं है, ये आपका होमवर्क है और ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करो ताकि मुझे भी ये लगे कि आप प्रॉपर लेक्चर के अंदर इन्वॉल्व हो। ऑलराइट, तो हमने आज के लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक कर लिया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो अब हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं और जो टॉपिक होगा दैट इज इनफर्टिलिटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी क्या होता है और इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, यहाँ पर सिंगल मार्क क्वेश्चन भी आ सकते हैं, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और इसके साथ साथ यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, क्या क्या मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के, एंड सेकंड वन इज इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इनफर्टिलिटी हम किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, इनएबिलिटी टू कंसीव even after 1 year of
अनप्रोटेक्टेड 1 ईयर ऑफ रेगुलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 ईयर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनएबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर 1, ठीक है, किसी किसी बुक के अंदर 2 to 3 years भी लिखा है। ठीक है, 1 ईयर ऑफ रेगुलर, यहाँ पर रेगुलर भी इंपॉर्टेंट है एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। आप देखो इस बात को समझिए कि कब हम इनफर्टाइल डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी जो सपोज कपल है वो 3-4 साल तक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहा था क्योंकि उनको कंसीव नहीं करना था, और 2-3 महीने में जब उन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम उनको इनफर्टाइल नहीं डिक्लेयर कर सकते। अब इनफर्टिलिटी ड्यू टू मेल फैक्टर भी हो सकती है, ड्यू टू फीमेल फैक्टर्स भी हो सकती है, वो हम एक एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि जब तक 1 साल तक अगर कपल ट्राई कर रहा है रेगुलरली अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, तब भी अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तब हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। ऑलराइट, अब ये जो इनफर्टिलिटी है 2 टाइप की होती है, एक तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है कि एक बार भी कंसीव नहीं किया है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि पहले कंसीव कर चुके हैं। ऑलराइट, और वो जरूरी नहीं है कि मतलब बच्चा पैदा ही हुआ है, वो हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही हो, लेकिन प्रेगनेंसी का मतलब फर्टिलाइजेशन हुई है, ठीक है, इम्प्लांटेशन हुई है। लेकिन एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है, एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब पहले कभी कंसीव ही नहीं किया है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब प्रेगनेंसी तो हुई है लेकिन बच्चा पैदा भी हो सकता है, यानी कि मे बी ये जो इनफर्टिलिटी है फर्स्ट बेबी पैदा होने के बाद सेकेंड बेबी पे इनफर्टाइल हुआ है कपल, तो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। ठीक है, अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, फैक्टर्स क्या क्या रेस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए, तो ये जो फैक्टर्स हो सकते हैं, ये फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कोजेनाइटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रेस भी हो सकता है और ड्रग्स भी हो सकते हैं। ऑलराइट, तो एक बार हम फैक्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए कि इनएबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर 1 ईयर, या फिर आपको मिलेगा किसी किसी बुक में 2 to 3 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। 2 to 3 मंथ में हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, रेगुलर होना चाहिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए 1 साल तक लगातार। अगर कपल ट्राई कर रहा है, अगर स्टिल वो कंसीव नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, उसको इनफर्टिलिटी तब ही बोल सकते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या रेस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ऑलराइट, अब हम बात कर सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ऑलराइट, ये हम डिटेल में करेंगे। ये फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चे। फिजिकल फैक्टर्स, ये मेल पार्टनर के अंदर भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ऑलराइट, और फीमेल पार्टनर्स के अंदर भी कुछ इश्यू हो सकते हैं, या फिर कंबाइन भी पॉसिबल है। ऑलराइट, या फिर कंबाइन भी पॉसिबल है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो कोजेनाइटल फैक्टर। ठीक है, कोजेनाइटल फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चे, बाय बर्थ ही कुछ प्रॉब्लम हो, यानी कि किसी फीमेल के अंदर बाय बर्थ यूट्रस ही जस्ट सपोज ओवरी ही एब्सेंट है। ठीक है, यानी कि ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, या फिर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। अगर मैं मेल की बात करूं तो टेस्टिस ने डिसेंड ही नहीं किया है। ऑलराइट, अगर टेस्टिस ने डिसेंड ही नहीं किया है स्क्रोटम के अंदर, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर स्पर्म फॉर्म नहीं हो रहे हैं। ऑलराइट, तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो बाय बर्थ भी हो सकते हैं। थर्ड फैक्टर की बात करूं तो ये बाय स्ट्रेस भी हो सकता है, एक स्ट्रेस फैक्टर भी है। ऑलराइट, जो फोर्थ है, अगर मैं बात करूं वेरियस ड्रग्स, यानी कि कोई एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, यानी कि एंटी डिप्रेसेंट अगर कोई ड्रग ले रहा है तो भी ये मतलब इनफर्टिलिटी का कॉज है। या फिर इम्यूनोलॉजिकल रीजन भी हो सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल रीजन का मतलब क्या है, इम्यूनोलॉजिकल रीजन
इम्यूनोलॉजिकल रीजन। इम्यूनोलॉजिकल रीजन के अंदर बच्चे क्या है, इम्यूनोलॉजिकल रीजन का मतलब क्या है, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज बन रही हैं, ठीक है, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज बन रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, स्पर्म पहुंच ही नहीं रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कि फेलोपियन ट्यूब तक स्पर्म पहुंच ही नहीं रहा है। ऑलराइट, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं दैट लीड्स टू इनफर्टिलिटी। फिजिकल फैक्टर्स के अंदर वी कैन डिस्कस, मेल पार्टनर के अंदर कुछ इश्यू हो सकते हैं, फीमेल पार्टनर के अंदर कुछ इश्यू हो सकते हैं। कोजेनाइटल फैक्टर का मतलब बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम है, जैसे सपोज अगर मैं बात करूं फीमेल के अंदर, ठीक है, तो फीमेल के अंदर जैसे सपोज ओवरी एब्सेंट है, ठीक है, ओवरी एब्सेंट है। ऑलराइट, अगर मैं बात करूं मेल के अंदर, तो मेल के अंदर जैसे सपोज जो वॉस डिफरेंस है यही ब्लॉक्ड है, ठीक है, बहुत सारे रीजन है, टेस्टिस ने डिसाइड ही नहीं किया है। ऑलराइट, स्ट्रेस एक फैक्टर है, ड्रग है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग अगर कोई ले रहा है तो भी इनफर्टिलिटी का कॉज बन सकता है वो। इम्यूनोलॉजिकल रीजन यानी कि एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज बन रही हैं, ऑलराइट, जो स्पर्म को किल कर देंगे, जो कि फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, प्रेगनेंसी कैसे होगी। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि मेल पार्टनर के अंदर क्या क्या इश्यू हो सकते हैं और फीमेल पार्टनर के अंदर क्या क्या इश्यू हो सकते हैं। ये हम बना लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मेल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऑलराइट, और फीमेल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं जो कि इनफर्टिलिटी का कॉज बन सकती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेल के अंदर, तो जस्ट सपोज टेस्टिस ने डिसेंड ही नहीं किया है, ठीक है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, ठीक है, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, ठीक है। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या मतलब होता है बच्चे, फेल्योर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस ने डिसेंड ही नहीं किया है। एक तो सबसे पहला फैक्टर ये हो गया। और बच्चे सोचो और क्या फैक्टर हो सकते हैं, वॉस डिफरेंस ब्लॉक्ड है, ठीक है, वॉस डिफरेंस क्या है, ब्लॉक्ड है। अगर वॉस डिफरेंस ब्लॉक्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पर्म आगे कैरी ही नहीं होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या इश्यू हो सकता है, डेफिशिएंसी ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स, डेफिशिएंसी ऑफ गोनेडोट्रोफिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, या फिर हाई टेम्परेचर हो सकता है स्क्रोटम के अंदर, हाई टेम्परेचर यानी कि ऐसे लोग जो कि भट्टी वगैरह के अंदर काम करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। आपको पता है ना कि जब स्पर्म बनने थे तो क्या कंडीशन थी, तभी तो टेस्टिस ने डिसेंड किया था स्क्रोटम के अंदर, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो लेस देन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से लेस रिक्वायर होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो हाई टेम्परेचर है अगर स्क्रोटम के अंदर, ठीक है, हाई टेम्परेचर है स्क्रोटम के अंदर, या फिर रीजन हो सकता है अल्कोहल भी, टू मच अल्कोहल स्पर्मेटोजेनेसिस के काउंट को कम कर देगा, या फिर टू मच जो स्मोक करते हैं वो भी, उसकी वजह से भी मॉर्फोलॉजी स्पर्म की बिगड़ सकती है, ठीक है। तो ये कुछ मेल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर मैं बात करूं फीमेल फैक्टर्स की, तो फीमेल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, जस्ट सपोज एनओव्यूलेशन का मतलब ओव्यूलेशन ही नहीं हो रही है, ठीक है, यानी कि ओवरी एब्सेंट है, बचपन से कुछ इश्यू है, ठीक है, ओवरी बनी ही नहीं है। अगर ओवरी नहीं बनी तो ओव्यूलेशन कैसे होगा। ऑलराइट, या फिर डेफिशिएंसी भी हो सकती है, किसकी डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स की। अभी आपको पता है कि गोनेडोट्रोफिन जो भी हार्मोन्स हैं उनका क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है, डेफिशिएंसी ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स। और सोचिए और क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है, ल्यूटियल डिफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, ल्यूटियल डिफेक्ट का मतलब क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम ढंग से नहीं बन रही है। अगर बच्चे कॉर्पस ल्यूटियम ढंग से नहीं बन रही तो क्या होगा, यानी कि प्रेगनेंसी हार्मोन जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा, तो यानी कि प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं कर पाएगी। और सोचो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, ठीक है,
फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड। तो ये सारे के सारे जो रीजंस हैं वो किसको लीड कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी को, या फिर यूट्रस के अंदर कुछ माल फॉर्मेशन है, ठीक है, या फिर यूट्रस माल फॉर्मेशन है, ठीक है, यूट्रस के अंदर कोई दिक्कत है, ऑलराइट, क्योंकि आपको पता है नेचुरली जो इम्प्लांटेशन होनी है वो कहां पर होनी है, यूट्रस के अंदर ही होनी है। तो बच्चे ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, तो यानी कि कंबाइंड फैक्टर है, ठीक है, ऑलराइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही रेस्पॉन्सिबल होती है अगर बच्चा नहीं हो रहा है, तो इक्वली मेल भी रेस्पॉन्सिबल है और फीमेल भी रेस्पॉन्सिबल होती है। कॉज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर इनफर्टिलिटी के केस में अगर कोई कपल इनफर्टाइल है तो दोनों का बराबर चेकअप होता है, बच्चे डॉक्टर दोनों का बराबर चेकअप करते हैं, मेल का भी और फीमेल का भी, ऑलराइट। तो अब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या क्या मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, क्योंकि साइंस ने इतनी अच्छी ग्रोथ कर ली है, ऑलराइट। तो हम बात करते हैं अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की, ऑलराइट। किसकी हम बात करते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले बच्चे अगर मैं बात करूं यहां पर, इसकी फुल फॉर्म ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि असिस्ट कर रहे, किसको असिस्ट कर रहे हैं, कपल को जो कि कंसीव नहीं कर सकते, ऑलराइट। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि ये वो मेथड्स हैं जो इनफर्टाइल कपल्स को हेल्प करते हैं टू कंसीव, ऑलराइट, यानी कि सॉरी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज वो मेथड है जिसकी वजह से इनफर्टाइल कपल्स बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि बच्चे कौन कौन से मेथड है, अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रही है या फिर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रही है, ऑलराइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ठीक है, किसकी बात कर रही हूं मैं, सबसे पहले अगर मैं बात कर रही हूं पहले मेथड की, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बच्चे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्या आपको इंसेमिनेशन का मतलब है पता है? इंसेमिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर रहे हैं, यानी कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कैसे परफॉर्म की जाती है और कब परफॉर्म की जाती है, ये अब एक बार हम देखते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है, यानी कि नेचुरली अगर मेल पार्टनर स्पर्म को इंसर्ट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यहां पर हम एक फैक्टर और भी लिख सकते हैं मेल के अंदर, दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है, जो कि आगे हम बहुत बार डिस्कस करेंगे। तो यहां पे एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर क्या होगा कि स्पर्म लिया मेल से या फिर हम बात कर सकते हैं डोनर से, ठीक है। डोनर हम क्यों बोलते हैं? डोनर का मतलब है बच्चे जो भी मेल पार्टनर है, अगर उसके अंदर प्राइमरी टेस्टिकुलर फेल्योर है, यानी कि स्पर्म बन ही नहीं रहे, तो हम डोनर की मदद ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है कि फीमेल का फेलोपियन ट्यूब एकदम सही है, यूट्रस एकदम सही है, आर्टिफिशियली जो इंसेमिनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है? स्पर्म का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सीमन कलेक्ट किया जाता है डोनर का या फिर हस्बैंड का, ऑलराइट। हस्बैंड का अगर जो स्पर्म का काउंट अगर कम है, ठीक है, तो वो ट्रैक्ट को फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो हम रास्ता छोटा कर देते हैं, डायरेक्टली स्पर्म को इंसर्ट कर देते हैं किसके अंदर? यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो ये दो इसके इंडिकेशंस क्या हैं बच्चे? दो इंडिकेशन है क्या? अगर तो पहला, अगर प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर है, यानी कि मेल के अंदर स्पर्म बन ही नहीं रहे। दूसरा, अगर स्पर्म काउंट कम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंडिकेटर लिख देती हूँ कि क्या क्या कंडीशन है जब ये हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट है, यानी कि प्राइमरी टेस्टिकुलर फेल्योर है, ठीक है। क्या है? प्राइमरी
टेस्टिकुलर फेल्योर। प्राइमरी टेस्टिकुलर फेल्योर का मतलब है, ठीक है, स्पर्म बन ही नहीं रहे। दूसरी बात क्या है, लो स्पर्म काउंट। दूसरी बात क्या होगी, लो स्पर्म काउंट, ठीक है, स्पर्म का काउंट ही क्या है, कम है। तो इस केस के अंदर क्या किया जाता है, सीमन को कलेक्ट किया जाता है डोनर से या फिर हस्बैंड से, वॉश किया जाता है लैब के अंदर। और लेट अगर लेस मोटाइल स्पर्म है उसको ज्यादा मोटाइल बनाया जाता है बाय एडिंग सेवरल फैक्टर्स, और इंसर्ट कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है फीमेल के अंदर। और लेट, तो इसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो ये दो टाइप का होता है, AIH एंड AID, ठीक है, AIH या फिर AID, ठीक है। AIH का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूसिंग स्पर्म ऑफ हस्बैंड, ठीक है, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूसिंग स्पर्म ऑफ हस्बैंड। और यहां पे हम लिख सकते हैं आर्टिफिशियली, सब बाहर ही परफॉर्म किया जाएगा बच्चे, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूसिंग स्पर्म ऑफ डोनर इनसाइड वेजाइना और यूट्रस, ठीक है, इनसाइड वेजाइना और यूट्रस ऑफ फीमेल पार्टनर। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। इंट्रा यानी कि अंदर, यूटेराइन का मतलब क्या है, यूट्रस के अंदर, इंसेमिनेशन यानी कि ट्रांसफर हो रहा है क्या, स्पर्म। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की कंडीशन क्या है, सबसे पहले क्या तो प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर है, कोई स्पर्म नहीं बन रहा, या फिर स्पर्म का काउंट कम है, क्या तो हस्बैंड से लिया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूसिंग स्पर्म ऑफ हस्बैंड, और या फिर क्या हो सकता है, डोनर से लिया जाता है और किसके अंदर इंसर्ट किया जाता है, वेजाइना या फिर यूट्रस के अंदर। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, और IUIB हम इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। जितने भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं उनमें बच्चे हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है, क्या पता होनी चाहिए उनमें, हमें डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए, ऑल राइट, और हमें उसके साथ साथ क्या पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो था फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड क्या है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, IVFET, जो आप बहुत ज्यादा सुनते हो, टेस्ट ट्यूब बेबी, जो कि मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं जो कि डील करते हैं इनफर्टिलिटी को, उनके सामने भी IVF सेंटर लिखा होगा, ठीक है, आपने बहुत बार देखा भी होगा। तो एक बार हम देखते हैं IVF का मतलब क्या है। IVF का मतलब होता है बच्चे इंट्रा नहीं, बहुत बार इंट्रा हो गया ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड, फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन, और ET का मतलब होगा एम्ब्रियो ट्रांसफर। ET का मतलब क्या होगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं पूरी की पूरी कहानी। अब देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इन विट्रो का मतलब लिख लेते हैं हम यहाँ पे आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड बॉडी। बच्चे एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो का मतलब होगा इनसाइड, इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है, ठीक है। एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी कि एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है। कब ट्रांसफर किया जाता है, कहां ट्रांसफर किया जाता है, एक बार हम ये देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट्स, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, जस्ट सपोज ये एक पेट्री डिश है, ठीक है, ये क्या है बच्चे, एक पेट्री डिश है। यहां पर फीमेल को इंजेक्शन दिए जाते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, मल्टीपल फॉलिकल्स की ग्रोथ कराई जाती है, ठीक है। HCG के इंजेक्शन किए जाते हैं, ठीक है। जब सोनोग्राफी से टेस्ट किया जाता है कि हाँ अब जो ग्राफिन फॉलिकल्स का साइज अच्छे से, ग्राफिन फॉलिकल है वो, जो भी फॉलिकल्स है वो अच्छे से मेच्योर हो गई हैं, अब वो रेडी है ओवुलेशन के
लिए HCG का इंजेक्शन दिया जाता है। और आपको पता है HCG किसकी तरह काम करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह, और ओव्यूलेशन कराया जाता है। तो जस्ट सपोज इस पेट्री डिश में, ठीक है, फिर उनको रिट्राइव किया जाता है, ठीक है, फिर उनको रिट्राइव किया जाता है और पेट्री डिश में लिया जाता है। जस्ट सपोज ये क्या है बच्चे, ये क्या है, मतलब वो फॉलिकल जिनका ओवम रिलीज हो चुका है, और यहाँ पर हम लेते हैं स्पर्म को, ठीक है, जो ग्रीन पेन से मैंने बनाए हैं ये क्या है बच्चे, स्पर्म है। तो यानी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, एक पेट्री डिश के अंदर छोड़ दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है, यानी कि लैब के अंदर हो रहा है, ठीक है, लैब के अंदर हो रहा है। और तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। अब ये मत समझना कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि जो ग्रोथ है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही है। एक्चुअली टेस्ट ट्यूब का मतलब यहाँ पे एक्चुअली जो यूज हो रहा है वो तो पेट्री डिश ही यूज हो रही है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब का मतलब क्या है कि जो भी फर्दर जो भी ग्रोथ होनी है वो कहाँ पर होगी, वो बॉडी के बाहर होगी, लैब के अंदर होगी। और जो भी बॉडी के अंदर जितनी भी कंडीशन है, जैसी भी कंडीशन है, वो लैब के अंदर प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। सिर्फ फर्क क्या है, फर्क ये है कि फर्टिलाइजेशन पहले बॉडी के अंदर हो रही थी, ठीक है, नेचुरली, और यहां पर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रही है, ठीक है। यानी कि कंडीशन सारी की सारी सेम है, लैब के अंदर हो रही है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात लिखते हैं एक बार फिर से समझ के। सबसे पहला पॉइंट क्या है, IVF इज ऑल्सो नोन एज, IVF इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी हम इसको बोलते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया जाता है कि एग या फिर ओवम फ्रॉम फीमेल या फिर वाइफ बोल सकते हो या फिर डोनर, ठीक है, एग ओवम फ्रॉम फीमेल वाइफ या डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड और डोनर collected and fertilized outside the body in lab under proper conditions, ठीक है, under proper condition। यानी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर सेल्स की ग्रोथ होगी, 2 सेल स्टेज बनेगी, 4 सेल स्टेज बनेगी, 8 सेल स्टेज बनेगी। और जब 8 सेल स्टेज से ज्यादा की सेल स्टेज बनेगी तो वो यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे, जस्ट सपोज एक है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, एक है इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहा है वो यूट्रस के अंदर हो रहा है। यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहा है बच्चे वो कहां पर हो रहा है, वो यूट्रस के अंदर हो रहा है। तो ये समझ में आया आपको, IVF को हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। IVF को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी। क्यों टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है, जो फर्टिलाइजेशन होगी वो बॉडी के बाहर होगी, होती पेट्री डिश के अंदर है, लैब के अंदर है, सेम कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं जो कि बॉडी के अंदर होंगी, ठीक है। वहां पर एग या फिर ओवम फ्रॉम फीमेल का कलेक्ट किया जाता है और स्पर्म कलेक्ट किया जाता है और पेट्री डिश के अंदर छोड़ दिया जाता है, जहां पर फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बनेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखिए जाइगोट अप टू, जाइगोट मोर देन 8 सेल स्टेज, ठीक है, जाइगोट मोर देन, लेट मी यूज डिफरेंट कलर हियर, जाइगोट more than 8 cell stage transferred into यूट्रस, ठीक है। किसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, एंड इट इज नोन एज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन
ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, तो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट मेथड है वो है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर का मतलब क्या है कि अगर ब्लास्टोमियर मोर देन 8 सेल स्टेज है तो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दो किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। ठीक है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर भी क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां पर सिर्फ फर्क क्या है, वहां पर मोर देन 8 सेल स्टेज है तो ट्रांसफर करते हैं यूट्रस के अंदर, लेकिन जाइगोट या फिर आप बोल सकते हो अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज हो तो हम कहां पर ट्रांसफर करते हैं, हम फेलोपियन के अंदर ट्रांसफर करते हैं। यहां भी फर्टिलाइजेशन है, बॉडी के बाहर हो रहा है। ठीक है, तो आईएफ का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर दो आते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर का मतलब क्या है, यहां पर हम लिख देते हैं जाइगोट अप टू 8 सेल स्टेज, जाइगोट अप टू 8 सेल स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब, ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान से सुनना, अगर किसी फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, ठीक है, अगर किसी फीमेल के अंदर अगर फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो उस केस के अंदर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर सजेस्ट नहीं किया जाता। डॉक्टर क्या सजेस्ट करेंगे, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर की डायरेक्ट जो मोर देन 8 सेल स्टेज है वो कहां पर ट्रांसफर की जाए, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर की जाए। यहां पर फर्टिलाइजेशन फिर होगा, फर्टिलाइजेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, बॉडी के बाहर, उसके बाद अप टू 8 सेल स्टेज को फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंसर्ट किया जाएगा। फिर फेलोपियन ट्यूब से वो वापस कहां पर आना है, क्योंकि यूट्रस के अंदर ही इम्प्लांटेशन होना है। अगर फेलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक्ड है तो वो यूट्रस के अंदर नहीं आ पाएगा, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी। तो जिस फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो वह उस केस के अंदर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर नहीं परफॉर्म किया जाता। ठीक है, यहां पर फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। अगर मैं इन नटशेल बात करूं तो आईवीएफ के अंदर हम आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहां पर अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। और अगर मैं एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात करूं तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंदर अगर 8 सेल स्टेज है, अप टू 8 सेल स्टेज है तो क्या परफॉर्म होगा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर अप टू 8 सेल स्टेज, अप टू 8 सेल स्टेज। अगर मोर देन 8 सेल स्टेज है तो इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर मोर देन 8 सेल स्टेज। ठीक है, मोर देन 8 सेल स्टेज ये डायरेक्टली ट्रांसफर होगा कहां पर, यूटेरस के अंदर। ठीक है, तो ये था जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, आईवीएफ के अंदर दो चीजें आती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, और जो नेक्स्ट मेथड है वो है माय डियर स्टूडेंट्स गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के अंदर देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो रहा है, गैमीट हो रहा है। ठीक है, कहां पर ट्रांसफर हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। गैमीट अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है इसका मतलब फर्टिलाइजेशन कहां पे हो रही है, बॉडी के अंदर। तो यहां पर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। एक तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है, जो फर्टिलाइजेशन कहां पे होगी, इनसाइड बॉडी। अब ये कब परफॉर्म किया जाएगा स्टूडेंट्स, ये परफॉर्म तब किया जाएगा जब फीमेल
है या वाइफ है वो गैमीट नहीं बना सकती, ठीक है। यानी कि उसका यूट्रस बिल्कुल सही है, फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल सही है, वो प्रॉपर एनवायरनमेंट दे सकती है जो बेबी की ग्रोथ के लिए चाहिए, लेकिन वो गैमीट नहीं बना सकती। ऑलराइट, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर क्या होगा, ये टेक्निक परफॉर्म की जाती है, दैट इज गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यानी कि अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप कैसे लिखोगे, गैमीट फ्रॉम डोनर, क्योंकि फीमेल वाइफ वो तो गैमीट बना ही नहीं सकती, किसी दूसरी फीमेल के गैमीट लेने पड़ेंगे, ठीक है। गैमीट फ्रॉम डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड और डोनर, हम हस्बैंड भी लिख सकते हैं या फिर डोनर भी लिख सकते हैं, ठीक है। गैमीट फ्रॉम डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड और डोनर inserted into fallopian tube of wife, ठीक है। यानी कि जो फीमेल है वो गैमीट नहीं बना सकती, फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल सही है, यूट्रस बिल्कुल सही है, वो प्रॉपर एनवायरनमेंट कंडीशन दे सकती है, ठीक है। तो गैमीट लिया डोनर का और स्पर्म लिया हस्बैंड या फिर डोनर का और इंसर्ट किया जाता है, कहां पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसको हम क्या बोलेंगे, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, और यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं हम, फीमेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द गैमेट, फीमेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस गैमेट but can provide proper environmental condition, but can provide proper condition, ठीक है। प्रॉपर कंडीशन वो प्रोवाइड कर सकती है, तो उस केस के अंदर डॉक्टर क्या परफॉर्म करते हैं, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये ध्यान रखना, अगर हम इंसर्ट करते हैं गैमीट्स को फैलोपियन ट्यूब के अंदर तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रही है, नॉट लाइक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर या फिर इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड इज ICSI, ठीक है। और उसको हम क्या बोलेंगे, ICSI, फुल फॉर्म अगेन इंपॉर्टेंट, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ऐसे भी नाम से ही आपको पता चल रहा है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का मतलब क्या है कि इंट्रा यानी कि अंदर, साइटोप्लाज्म यानी कि डायरेक्ट ऊप्लाज्म, ठीक है। जस्ट सपोज IVF के अंदर हम क्या करते थे, जस्ट सपोज कि ये है पेट्री डिश, ठीक है। यहाँ पे जो मैच्योर फॉलिकल्स है जिनके एग रिलीज हो चुके हैं वो उनको छोड़ दिया जाता था, और स्पर्म को, ठीक है, और स्पर्म को, तो यानी कि फर्टिलाइजेशन है वो अपने आप हो रही है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर स्पर्म के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि फर्टिलाइजेशन कर सके, या फिर वो जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा को ब्रेक ही नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या होगा, कि एक जो हेल्दी स्पर्म लिया जाएगा, ठीक है, और माइक्रोनीडल की मदद से डायरेक्ट ओवम के अंदर, ऊप्लाज्म के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि यहां पर सक्सेस रेट क्या है, वो सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है। IVF भी फेलियर हो सकता है, क्योंकि वो इस कंडीशन में यहां पर अपने आप फर्टिलाइज हो रहा है। अगर रिपीटेड IVF फेलियर का केस है, तो डॉक्टर क्या परफॉर्म करता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, डायरेक्ट एक हेल्दी स्पर्म लिया और डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है ऊप्लाज्म ऑफ द एग विद द हेल्प ऑफ माइक्रोनीडल, और जो माइक्रोस्कोप के अंदर
ये सारी की सारी चीज़ें देख के की जाती हैं। और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा, यहाँ पे माइक्रोस्कोप ही इतना महंगा है, अराउंड 25 to 30 लाख का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है बच्चे, यहाँ पर ये कब किया जाता है, सबसे पहले तो मैं इंडिकेशंस लिख दूं। ठीक है, यानी कि ये कब किया जाता है, एक तो लो स्पर्म काउंट है। ठीक है, लो स्पर्म काउंट है, एक इस कंडीशन के अंदर भी किया जा सकता है। दूसरी बात, ये कब किया जा सकता है, रिपीटेड आईवीएफ फेल्योर है। ठीक है, क्या है, रिपीटेड आईवीएफ फेल्योर है, उस केस के अंदर भी ये परफॉर्म किया जाता है। और अगर ये कंडीशन हो रही है बार बार, तो डॉक्टर क्या परफॉर्म करते हैं, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसके अंदर ए हेल्दी sperm collected and directly injected into ऊप्लाज्म, डायरेक्टली ऊप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। यहां पर भी फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर ही हो रही है। ठीक है, यहां पर भी क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रही है। आईवीएफ के अंदर मतलब फर्टिलाइजेशन होने का वेट किया जाता है, यहां पर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, तो ऑब्वियसली चांसेस इसके ज्यादा होंगे। ऑलराइट, सक्सेस रेट इसकी ज्यादा होगी। फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा, आउटसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो ये हमने टेक्निक्स पढ़ी। अगर मैं स्टार्टिंग के अंदर अगर बात करूं, तो स्टार्टिंग के अंदर हम पहले पेज पे चलते हैं। आईवीएफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ लिया। आईवीएफ ईटी के अंदर इंट्रायूट्रिन ट्रांसफर पढ़ लिया, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एंड इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन हम पढ़ चुके हैं। फुल फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या इसका डेटा है, कब लीगल हुआ। ठीक है, और मेडिकेशन के अंदर हमने पढ़ा था RU486 और यहाँ पर मीफी आएगा बच्चे, मीफीप्रेस्टोन, जिसको हम एंटी प्रोजेस्टिन पिल, और बाद में प्रोस्टाग्लैंडिन दिया जाता है 2 अल्फा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस कराएगा, सर्जिकल मेथड भी है। और उसके बाद हमने इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। मेल फैक्टर भी हो सकते हैं, फीमेल फैक्टर भी हो सकते हैं। मेथड्स क्या क्या है, मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। मेथड्स के अंदर हमने आईवीएफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ा, इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन पढ़ा, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंदर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर हमने पढ़ा, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर पढ़ा एंड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन पढ़ा। तो चलिए अब हम देखते हैं अपनी फेवरेट बुक जो कि बाइबल है एनसीईआरटी, वो क्या कहती है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 भी आया है, वॉज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल abortion and consequent maternal mortality and morbidity. According to this act, a pregnancy may be terminated on certain considered grounds with the first 12 week of the pregnancy on the opinion of one registered medical doctor की मदद से ये होता है। If the pregnancy has lasted more than 12 weeks but fewer than 24 weeks, 2 registered medical practitioners must be able to good opinion formed in the good faith that the required ground exists. The ground of such termination of pregnancies are, pregnancy के क्या क्या ग्राउंड है, यहीं पे यही बोला गया है कि जो सेफर अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, अगर इन केस अगर ये 12 वीक्स यानी कि 20 वीक्स और उससे ज्यादा का एक्सटेंड करती है, तो वहां पर 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन रिक्वायर्ड है। क्या क्या ग्राउंड है, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन को भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और ग्रेव और इंजरी फिजिकल मेंटल हेल्थ, या फिर कुछ मेंटल हेल्थ इशू, या फिर ऐसी मतलब फीमेल जिनको हमेशा हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है या फिर डायबिटीज है उनको, तो उस केस में भी डॉक्टर उनको ये सजेस्ट कर सकता है। देयर इज ए सब्सटेंशियल रिस्क दैट ऑफ द चाइल्ड वर बोर्न इट वुड सफर फ्रॉम सच अ फिजिकल मेंटल एबनॉर्मलिटी एज बी सीरियसली हैंडीकैप्ड, या फिर उस बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो या फिर जो लाइफ लॉन्ग ठीक नहीं हो सकती है, तो वो दोनों के लिए ही दिक्कत की बात है, वो पेरेंट्स के लिए दिक्कत की बात है और बच्चे के लिए भी दिक्कत की बात है। ठीक है, तो उस केस के अंदर भी डॉक्टर ये अलाउ कर सकता है। अब हम बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको
इसको हम इंटेंशनल वॉलंटियर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं बिफोर फुल टर्म, यानी कि फुल टर्म से पहले अगर वॉलंटरली टर्मिनेट की जाती है प्रेगनेंसी, दैट इज नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन. नियरली 45 to 50 million MTP are performed in a year all over the world, which accounts to 1/5 of the total number of the conceived pregnancy in a year. ये डेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Whether to accept legalize MTP or not is being debated upon in many countries. ठीक है, due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it. बहुत सारी कंट्री के अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग धारणा है उनकी कि कब इसको लीगल करे कब नहीं करे, सोशल मेंटल बहुत सारे इश्यूज हैं सच. लेकिन इंडिया के अंदर ये लीगलाइज हुआ कब, 1971 के अंदर. लेकिन क्या क्या ग्राउंड्स हैं ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूं. ठीक है, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज, सम रेस्ट्रिक्शंस, ऑल द मोर इंपॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड. फीमेल फिटिसाइड भी होता है, ठीक है, विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया. एंड व्हाई MTP? Obviously the answer is to get rid of the unwanted pregnancies either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during the coitus or rapes. MTP are also essential in certain cases. वहां पर जरूरत बन सकती है. क्यों? where continuation of pregnancy could be harmful, वो बच्चे के लिए harmful हो या फिर वो मदर के लिए harmful हो. ठीक है, MTP considered safe. कब consider safe की जाती है? ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ठीक है, कब कंसिडर की जाती है? ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि 3 ट्राइमेस्टर होते, 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर. ठीक है, या तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलो या फिर आप क्या बोल सकते हो, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच रिस्कियर. क्यों है? ये मैंने आपको होमवर्क पूछा है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे. ऑलराइट, वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इज दैट मेजॉरिटी ऑफ द MTPs आर परफॉर्म्ड इलीगली. बहुत सारी जो MTP हैं वो इलीगली परफॉर्म की जाती हैं, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स की मदद से की जाती हैं, जो कि अनसेफ हैं, जो कि रिस्की हैं. बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल आगे कंसीव कर ही ना पाए. ठीक है, another dangerous trend is that misuse of amniocentesis to determine the sex of unborn child. Frequently the fetus is found to be female. बल्कि अब नहीं होता ऐसा, लेकिन पहले होता था. It is followed by MTP. This is totally against what is legal. ठीक है, गवर्नमेंट ने लीगल की है, उसके पीछे रीजंस हैं जो मैंने डिस्कस किया है. लेकिन अगर फीमेल फिटिसाइड भी इसका एक बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी मिसयूज़ हो रहा है. ठीक है, जैसे कि अमीनोसेंटेसिस का मिसयूज़ हो रहा था. ऑलराइट, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो क्या लिखा हुआ है. सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर यंग मदर एंड फीटस. ये मदर के लिए भी डिस्कस डेंजरस हो सकती है, फीटस के लिए भी डेंजरस हो सकती है. इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स. ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर बेबी नहीं चाहिए तो यूज प्रोटेक्शन. अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से प्रेगनेंसी हो रही है और उसके बाद अबॉर्शन हो रहा है तो इट्स नॉट अ गुड थिंग. एंड क्योंकि बहुत सारे रिस्क हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं. ठीक है, मेंटल इश्यूज भी आ सकते हैं, सोशल इश्यूज भी आ सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ सकता है. ऑलराइट, और ऊपर से क्राइम भी है कि ऑलरेडी आप एक लाइफ को किल कर रहे हो. ऑलराइट, एंड इलीगल अबॉर्शंस एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज कुड रिवर्स द मेंशन्ड अनहेल्दी ट्रेंड. ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की. ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इनफर्टिलिटी यानी कि ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी. बिल्कुल सही बात है. लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल, क्योंकि रीजन स्ट्रेस भी हो सकता है, अनहेल्दी फूड भी हो सकता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, बहुत सारे रीजन है. दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड sexual cohabitation. The reason for this could have many physical, congenital disease, drugs, immunological भी aspect हो सकते हैं, psychological भी आ सकते हैं.
इंडिया के अंदर ऑफन फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, ठीक है, लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मेल जितना रेस्पॉन्सिबल है उतनी फीमेल भी रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि जितनी फीमेल रेस्पॉन्सिबल है उतना मेल भी रेस्पॉन्सिबल है, 50-50 है। ऑलराइट, बट डिपेंड करता है कि इश्यू किसके अंदर है। ऑलराइट, तो बिना कुछ रीजन जाने किसी को भी ब्लेम करना इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट मोर ऑफन देन दैट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। स्पेशलाइज्ड हेल्थ units in fertility clinics could help in the diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. However, where such correction are not possible, the couples could be assisted to have children even through special techniques, और उन टेक्निक्स को हम बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन बॉडी फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, इस मेथड के अंदर क्या होता है? पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जो मैंने आपको बताया है। ओवर फ्रॉम द वाइफ डोनर लिया जाता है, स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड डोनर आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन इन द लैबोरेटरी। सारी की सारी कंडीशन लैब के अंदर होनी चाहिए। द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, जाइगोट या फिर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, अप टू 8 ब्लास्टोमियर है तो कहां ट्रांसफर किया जाएगा? फेलोपियन के अंदर, जिसको हम जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। अगर एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो वो यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, जिसको हम इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, टू कंप्लीट दिस फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन है वो कहां पर हो रहा है? अंदर हो रहा है। मेल फ्यूजन फर्टिलाइजेशन जो फीमेल के अंदर हो रहा है ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल, उन फीमेल जो कि कंसीव नहीं कर पाती। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर, ये तो हमने अभी तक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम इन विवो फर्टिलाइजेशन के बारे में भी देख लेते हैं। इन विवो के अंदर क्या होगा बच्चे? ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, जिसको हम गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमीट नहीं बना रही सिर्फ फीमेल, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली गैमीट नहीं बना पा रही, लेकिन फेलोपियन ट्यूब बराबर सही है, यूट्रस बराबर सही है। एनवायरमेंट जितनों भी जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन रिक्वायर्ड हैं डेवलपमेंट के लिए वो सारी की सारी तो दे सकती है। ठीक है, सिर्फ गैमीट नहीं बना रही तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम डोनर से लिया जाता है गैमेट और इंजेक्ट किया जाता है, और स्पर्म भी इंजेक्ट किया जाता है, और जो फ्यूजन है वो बॉडी के अंदर होगा, इसीलिए हम इसको इन विवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड द सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इन इज अनदर मेथड टू अटेम्प्टेड। ऑलराइट, नेक्स्ट मेथड है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, फुल फॉर्म अगेन इंपॉर्टेंट है, इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। ये भी फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर ही होती है, जहां पे स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ऊप्लाज्म के अंदर। इनफर्टिलिटी केस इधर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर, वो इंसेमिनेट भी नहीं, अगर मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर सकता या फिर स्पर्म काउंट कम है तो उसके लिए जो टेक्निक की जाती है उसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, जिसके अंदर सीमेन कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, हस्बैंड से यानी कि हेल्दी डोनर से, और आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है वेजाइना या फिर यूट्रस के अंदर, जिसको हम इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर अलग है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन अलग है। ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, दोज ऑप्शंस आर मेनी, ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल। बहुत सारी ये चीज एक्सपेंसिव है, तो एनसीईआरटी कहती है कि ठीक है, अगर कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, चाहे वो प्रॉब्लम मेल के अंदर है या फिर फीमेल के अंदर है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है वो है एडॉप्शन। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एडॉप्शन है। देयरफॉर दीज फैसिलिटीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल ऑन द वेरी फ्यू कंट्रीज। ठीक है, ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स अफोर्डेबल भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स और ऑल्सो डिटरेंट्स इन द adoption of these methods. Alright, since the ultimate aim of the procedure is to have children, ultimate
एम क्या है, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। इन इंडिया वी हैव सो मेनी ऑर्फन एंड destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. Our laws permit legal adoption and it is yet one of the best method of couples who are looking for parenthood. ठीक है, बहुत सारे बच्चे जिनको परिवार नहीं मिला है, ठीक है, जो लोग जो ये सारी की सारी टेक्निक्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको डेफिनेटली अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की, और ये जो कुछ क्वेश्चंस है ये मैंने मिक्स लिए हैं लास्ट क्लास के भी, और जो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी और आज जो चीज़ें हमने डिस्कस की है, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप पढ़ते हो या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हेन वेयर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएटेड इन इंडिया? इंडिया के अंदर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब इनिशिएट हुआ? 48 के अंदर, 62 के अंदर, 59 के अंदर या 51 के अंदर? ठीक है, बताइए कब शुरू हुआ? तो आपका आंसर क्या होगा? 51। ठीक है, 1971 के अंदर एमटीपी लीगलाइज्ड हुआ था। ये 2 साल आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट मैचेस, मैंने बताया था मैंने दोनों बराबर से लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले बताइए मैच करना है। सबसे पहले अगर मैं कॉलम 2 की बात करूं तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, ठीक है, जो कि प्लास्टिक स्टेनलेस स्टील के मिलते हैं, ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन यानी कि फर्स्ट लिपेज लूप एग्जाम्पल था। ठीक है, दूसरा हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज के अंदर क्या क्या पढ़ा था आपने? प्रोजेस्टासर्ट और LNG20, यानी कि ऑप्शन 2 गोज विद सेकंड एज वेल एज ऑप्शन 2 गोज विद एफ। ठीक है, तो यानी कि और कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के अंदर क्या क्या था? कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। ठीक है, और ये ऑप्शन रहेगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा हॉचपॉच हो गया लेकिन अब आंसर निकालते हैं। फर्स्ट का गोज विद ए। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे बी चला गया, बी ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, सेकंड में आएगा आपका, सेकंड हार्मोनल रिलीजिंग में ई और एफ आएगा, सेकंड में ई एफ आएगा, सेकंड में ई और एफ आएगा, बिल्कुल सही है। थर्ड में यहाँ पे लिखा है बी सी डी और यहाँ पे ए सी डी, ए तो भैया नहीं आएगा। ठीक है, ए लिपेज लूप किसके अंदर आएगा? अच्छा, ये तो ऑप्शन ऑलरेडी कैंसिल हो गया था, हमें इसमें से देखना था। यहाँ पे लिखा है बी और एफ, बी और एफ, बी मल्टीलोड 375 हार्मोनल रिलीजिंग का नहीं है, किसका है? कॉपर रिलीजिंग का, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट है, यानी कि फर्स्ट गोज विद फर्स्ट, सेकेंड हार्मोनल रिलीजिंग के अंदर आएगा आपका ई और एफ, और जो थर्ड है कॉपर रिलीजिंग के अंदर आएगा आपका बी सी और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज वेयर गैमेट्स हैव फर्टिलाइज्ड इन विट्रो, गैमेट्स कहाँ पे फर्टिलाइज हो रहे हैं? इन विट्रो, बॉडी के बाहर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रैक्टिकेबल फॉर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन इन फेलोपियन ट्यूब? फेलोपियन ट्यूब के अंदर कब ट्रांसफर होंगे? ठीक है, तो यानी कि इन विट्रो के अंदर हमने 2 कंडीशन देखी थी कि अप टू 8 सेल स्टेज है तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर, मोर देन 8 सेल स्टेज है तो यानी कि कहां पर ट्रांसफर? यूट्रस के अंदर। तो ओनली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर इफ जाइगोट इज नॉट ट्रांसप्लांटेड, ओनली जाइगोट इज ट्रांसप्लांटेड नॉट एम्ब्रियो, ईदर एम्ब्रियो या फिर जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसप्लांटेड इन फेलोपियन ट्यूब। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्डलेस कपल कैन नेसेसिटी टू हैव ए चाइल्ड थ्रू टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट। दिस फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक यानी कि GIFT, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इंसेमिनेटेड नहीं आएगा, इंटरनल नहीं आएगा, इंटरनल नहीं, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर यानी कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, उन फीमेल्स के अंदर परफॉर्म किया जाता है जो गैमीट तो नहीं बना सकती लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशन बराबर दे सकती हैं। मैच द फॉलोइंग, सबसे पहले जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अच्छा, फुल फॉर्म हमें मैच करनी है ZIFT यानी कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे इंटर दिया हुआ है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, GIFT गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ऑप्शन ए गोज विद थर्ड, ऑप्शन ए गोज विद थर्ड यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यानी कि सेकंड दिया हुआ है, किससे मैच करेगा? सी से।
सेकंड सी से मैच करेगा, थर्ड मैच करेगा ए से, बिल्कुल सही है, और फिफ्थ मैच करेगा किससे, बी से। करेक्ट आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमटीपी। एमटीपी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही है। इंड्यूस्ड एबॉर्शन की जगह यहां पर हम वॉलेंट्री एबॉर्शन भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको इंटेंशनल एबॉर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका ये मेन एम नहीं है, मेन एम ये है कि जो भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं इलीगल अबॉर्शन की वजह से, उसको मेन एम क्या है, पॉपुलेशन को कम करना नहीं है, मेन एम क्या है, जो भी इन्फेक्शन हो रहा है उसको कम करना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना। तो यानी कि यहां से करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in vitro fertilization, a technique that involves the transfer of which one of the following in fallopian tube? fallopian tube के अंदर embryo only up to cell stage, either zygote और embryo up to 8 cell stage। देखो जहां पर हमने अपनी एनसीईआरटी पढ़ी थी, मैं आपको दिखाती हूं, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके, ऑलराइट। और डायरेक्ट क्वेश्चन देखो यहां पर किसकी बात हो रही है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 सेल स्टेज। समझ में आया? तो यहां पर आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है ये सब, ऑलराइट। तो यहां पे हम थे अपने को इधर जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ART यूज्ड टू हेल्प इनफर्टाइल कपल, ART की फुल फॉर्म असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के जो लेक्चर में फुल फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर, 16 ब्लास्टोमियर यानी कि 8 सेल स्टेज से अगर ज्यादा अगर ट्रांसफर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन बाहर हो रही है बॉडी के, तो किसकी बात हो रही है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर की, यानी कि ट्रांसफर किसके अंदर हो रहा है, यूट्रस के अंदर हो रहा है, ठीक है। और हम चलते हैं, हमारा खत्म हो चुका है लेक्चर, ठीक है। हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक किया है आज, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड इनफर्टिलिटी के बहुत सारे इनफर्टिलिटी देखी हमने, इनफर्टिलिटी किसको हम बोलते हैं, और हमने देखा कि मेथड्स क्या क्या है इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज देखी, बहुत सारी हमने फुल फॉर्म देखी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आप मेहनत भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो भी मैं आपसे क्वेश्चन देती हूँ, जो भी मैं होमवर्क देखती हूँ, ठीक है, मैं डेफिनेटली कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं ये भी देखती हूँ कि कौन किस बच्चे ने रिप्लाई किया है, ठीक है, और वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक ध्यान रखिए, अपना पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।